सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। और आज का वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, द रीज़न बीइंग कि अभी मेरे भी स्टडीज़ चल रहे हैं एंड मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ रहा है। तो इसी वजह से वीडियोस लेट हो रही हैं, मतलब आज लेट हो गई, लेकिन अगले दिन से मैं कोशिश करूँगा कि ये टाइम पे आ जाए। ओके। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है जॉन स्टॉक कंपनी का ही जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो हम करने जा रहे हैं। अब इससे कि पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं कल के वीडियो के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं। वो ये है कि एक सेकेंड, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि अगर जॉन स्टॉक कंपनी के लिए अगर पैसा लाना है, इफ़ वी वांट टू ब्रिंग मनी फॉर द जॉन स्टॉक कंपनी, देन दैट कैन बी थ्रू लॉन्ग टर्म एंड दैट कैन बी थ्रू शॉर्ट टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म का भी पैसा जॉन स्टॉक कंपनी में लाया जा सकता है और शॉर्ट टर्म का भी पैसा जॉन स्टॉक कंपनी में लाया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म का पैसा क्या होता है ये हमें मालूम है कि जो लंबे समय के लिए हो, जिसमें शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं। एंड शॉर्ट टर्म का पैसा क्या होता है? जिसमें छोटे समय के लिए पैसा लाया जाता है, जिसमें कि मान के चलिए आपका लोन्स आता है एंड और भी बहुत सारे सोर्सेस आते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो कि बच्चों में हो जाता है, जो कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए हो गया था, वो ये है कि ये जो लोन होता है, क्या ये लोन लॉन्ग टर्म के अंदर में आएगा या फिर ये लोन शॉर्ट टर्म के अंदर में आएगा? मतलब लोन बहुत बुक्स में लोन को लॉन्ग टर्म सोर्सेज में दे दिया जाता है और बहुत जगहों पर लोन को शॉर्ट टर्म में दे दिया जाता है। तो अगर ये कन्फ्यूज़न आपके अंदर में भी है कि मैंने कल जो पढ़ाया कि जो हम कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सब से जो हम लोन लेते हैं, ये लोन क्या लॉन्ग टर्म का है या फिर ये लोन शॉर्ट टर्म का है? अगर इस टाइप का डाउट आपके भी दिमाग में है तो मैं आपको यही कह देना चाहता हूँ कि देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोन कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इन रियल लाइफ ऐसा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोल के कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। किसी भी सोर्स के ऊपर में ऐसा थप्पा मारा हुआ नहीं रहता है कि वो जो सोर्स है वो लॉन्ग टर्म सोर्स है या फिर वो सोर्स शॉर्ट टर्म सोर्स है। उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने स्टडी करने के लिए उसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों सोर्सेज में बांट करके रखा हुआ है। ओके, तो ये आप अपने दिमाग से हटा लीजिए कि शेयर्स जो हैं वो अगर शेयर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के में हैं और शॉर्ट टर्म में लोन होते हैं। ये मतलब ऐसा आप हटा लीजिए कि ऐसा होगा ही होगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। ओके, ऐसा कोई थप्पा मारा हुआ नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म ही रहेगा, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से लोन जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे ले रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि लोन छोटे समय के लिए भी होता है और लंबे समय के लिए भी होता है। तो लोन का एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जहाँ पर मैक्सिमम केसेस होते हैं, वहाँ पर इस लोन को शॉर्ट टर्म के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। द लोन इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म ओनली। लेकिन बहुत केसेस में इसको लॉन्ग टर्म भी ले लिया जाता है। तो अगर आपको ये जानना है कि सर कंक्लूजन क्या है, लोन जो है वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है, तो बस इतना याद रखिए, लोन जो है वो मैक्सिमम केसेस में शॉर्ट टर्म ही होता है। लेकिन बहुत केसेस या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो लोन होता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले लिया जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि हम किस सिचुएशन में हैं। सो यही मुझे एक बात शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे भी बाद में कन्फ्यूज़न हो चुका था कि सर ये जो लोन है ये लॉन्ग टर्म का है या फिर ये शॉर्ट टर्म का है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा कोई बाइफर्केशन होता नहीं है, लेकिन अगर स्टडी करने के व्यू पॉइंट से भी जाएँ तो लोन को शॉर्ट टर्म का ही माना जाता है। ओके, अब हमने तो ये तो जान लिया कि लॉन्ग की जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें पैसा दो तरीकों से आ सकता है। द मनी इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी ब्रॉट बाय द यूज ऑफ टू सोर्सेस। एक होता है लॉन्ग टर्म एंड एक होता है शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म हमने पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म कल हमने शुरू किया था जिसमें हमारा पहला टॉपिक था जो कि था लोन। आज हम जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, फैक्टरिंग हो गया, फिर उसके बाद कस्टमर एडवांसेस, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में जो बाकी के सोर्सेज हैं हम उन सोर्सेज के बारे में आज बेसिकली जानने वाले हैं। ओके, सो चलिए जो मेन लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। ओके,
जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये है हमारा सिलेबस। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें से सबसे पहला जो हमारा आता है वो है पब्लिक डिपॉजिट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पब्लिक डिपॉजिट, फिर है ट्रेड क्रेडिट, फिर है कस्टमर एडवांस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। ओके, ये सब है, आप घबराइए मत, मैं आपको सब कुछ जैसे जैसे हम आएंगे उस पर वैसे वैसे मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं। तो ये तो अब तक आपको मालूम चल ही गया होगा कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं। वो ऐसे सोर्स होते हैं जहां पर हमारे बिजनेस में जो पैसा आता है वो पैसा छोटे समय के लिए लाया जाता है। इट इज़ द सोर्स इन विच द मनी विच इज़ ब्रॉट इन द बिजनेस दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। बहुत छोटे समय के लिए वो पैसा हमारे बिजनेस में लाया जाता है। तो उस टाइप का जो सोर्स होता है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म सोर्स कहते हैं। ओके, मतलब जहाँ से भी पैसा छोटे समय के लिए हमें मिले वो शॉर्ट टर्म सोर्स कहलाता है। अब इसमें कुछ खास समझाने के लिए है नहीं। अब इसके बाद जो एक टॉपिक जो कि आपको इसमें है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय कमर्शियल बैंक्स। देखिए, कमर्शियल बैंक से हमें बहुत तरीके की सहूलियत मिलती है एंड उसमें से शॉर्ट टर्म में हमें क्या क्या सहूलियत मिल सकती है वो हमें इसमें जानना पड़ेगा। अब ये टॉपिक आपको लग सकता है कि यहाँ पर ये क्यों है, एंड मुझे भी ये यहाँ पर लगा कि ये टॉपिक आखिरकार इधर दिया क्यों हुआ है, बट अगर है तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो जो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोला गया कि जो कमर्शियल बैंक होता है, जैसे कि नॉर्मल कोई भी बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI, ये सब जो बैंक्स होते हैं, ये सब बैंक से हमें शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए किस टाइप का मदद मिल सकता है। मतलब एक कमर्शियल बैंक हमें क्या क्या छोटे समय में मदद दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखिए, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जो लोन है उसको शॉर्ट टर्म का मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर में कमर्शियल बैंक का काम दिया हुआ है एंड उसके अंदर में लोन दिया हुआ है। तो ये सिंपली यही दिखाता है कि जो लोन है वो एक शॉर्ट टर्म का सोर्स है। ओके, अब देखिए, सबसे पहला काम जो कि एक बैंक करती है उसका मेन काम यही होता है कि वो आपको लोन देती है। अब लोन क्या होता है ये हमें मालूम ही है। लोन एक ऐसा पैसा होता है जो कि हम किसी बैंक से उधार पे लेते हैं एंड एक इंटरवल के बाद या फिर एक फिक्स्ड टाइम के बाद वो पैसा हम बैंक को वापस कर देते हैं। अब जितने समय के लिए हमने उस पैसे को अपने पास रखा था उतने पैसों के लिए हमें मतलब उतने टाइम पीरियड के लिए उतने पैसों पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो दिस इज़ द व्हाट वी कॉल लोन। एक ऐसा पैसा जो कि हमने किसी दूसरे से ले करके रखा हुआ है जिसको एक टाइम बाद वापस कर देंगे, लेकिन वो जो पैसा जो कि उसने हमें दिया उसके लिए हमें एक अमाउंट देना पड़ता है जो कि है लोन। ओके, तो एक बैंक का सबसे पहला काम यही होता है कि वो आपको लोन्स देती है। अब बैंक्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज दैट इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू इट्स कस्टमर। वो अपने कस्टमर को लोन देती है एंड एडवांसेस मतलब ये भी एक तरीके का लोन ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मतलब ये भी एक लोन ही है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई पैसा मिलने वाला है जो कि है तो आपका, लेकिन आप बैंक को बोलते कि देख ये पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, तो जब ये मिल जाएगा तो ये तेरे पास आएगा, और जब ये तेरे पास आएगा तो वहाँ से तो ये मेरे पास आ ही जाएगा, तो एक काम कर तू अभी ही मुझे ये दे दे। तो लोन्स एंड एडवांसेस मोर और लेस द सेम थिंग है, दीज आर द सेम थिंग्स। यहाँ पे क्या होता है कि एक पैसा हमें बैंक देती है जिसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ साथ उस पैसे को एक टाइम के बाद वापस कर देना होता है। ओके, फिर इसके बाद होता है जो नेक्स्ट हमारा है वो है कैश क्रेडिट। कि कैश क्रेडिट क्या होता है। अब क्रेडिट मतलब ये भी एक तरीके का लोन ही होता है, लेकिन ये नॉर्मल लोन से थोड़ा सा अलग होता है। आइए देखते हैं कैश क्रेडिट क्या होता है।
देखिए, कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन विच इज गिवन टू द कंपनी अगेंस्ट इट्स एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स एटसेट्रा. In this case, the entire sanctioned amount of loan by the bank is not given to the company at a particular time. The bank opens an account in the name of the company and allows the company to withdraw the borrowed amount as and when it requires the money. The bank charges interest not on the entire amount of loan sanction but only on the actual amount withdrawn from the bank. Okay. वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जस्ट अ सेकेंड. देखिए, अगर आप नॉर्मल लोन लेते हैं तो नॉर्मल लोन के केस में क्या होता है कि जो टोटल लोन का पैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं गया एसबीआई के पास एंड एसबीआई से मैं 1 लाख रुपया का लोन ले आया, तो ये जो एसबीआई बैंक होगा ये सारा का सारा पैसा मुझे एक ही बार में देगा, ऑल एट वंस. सारा पैसा जो है वो हमें एक ही बार में दे दिया जाएगा. सारा का सारा पैसा हमें इसमें एक ही बार में दे दिया जाएगा. लेकिन बहुत केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये सारा का सारा पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जांपल हमने ये सोच के रखा है कि 1 लाख तक लग सकता है, 1 लाख लग सकता है, 1 लाख लगेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है. लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे खर्चा हो गया 95,000, मेरे 5,000 रुपये बच गए. तो अब क्योंकि आपने ये सारा पैसा बैंक से इंटरेस्ट पे एक ही सारा पैसा आपने बैंक से एक ही बार में ले लिया था, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो भी पूरे अमाउंट के ऊपर में ही देना पड़ेगा. आप बैंक को ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ 95,000 इस्तेमाल किया है तो मैं सिर्फ 95,000 के ऊपर में इंटरेस्ट दूंगा. ऐसा नहीं होता है. अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको सारा पैसा एक बार में मिल जाएगा एंड आप चाहे उसमें से कितना ही क्यों ना इस्तेमाल करें, आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरे पैसे के ऊपर में देना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने सिर्फ इतना इस्तेमाल किया तो मैं सिर्फ इतने के ऊपर में ही इंटरेस्ट दूंगा. तो ये तो एक बैंक का नॉर्मल लोन होता है जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया है. अब अगर आप इस टाइप का लोन लेना चाहते हैं जहाँ पर आप मतलब आपका सिर्फ ये एस्टिमेट है कि मुझे इतना लग सकता है, लेकिन उतना लगेगा ही ये श्योर नहीं है, हो सकता है कि लगे, हो सकता है कि ना लगे. तो वैसे केस में अगर आप नॉर्मल लोन लेंगे तो वो आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा. तो इस केस में आप एक तरीका अपना सकते हैं जिसको कि कहा जाता है कैश क्रेडिट. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नोन एज कैश क्रेडिट. अब ये कैश क्रेडिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए. आप गए एसबीआई के पास, अपने एसबीआई का जो मैनेजर है उसको समझाया कि सर मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि मेरे से खर्चा हो सकता है, मतलब 1 लाख तक मुझे बहुत बेसी लग सकता है. वैसे अगर देखा जाए तो 85,000 रुपीज़ जो है वो मेरा मतलब ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि 85,000 के साथ साथ 5,000 और जुड़ गया तो 90,000 रुपीज़ जो है वो मुझे लग सकता है. लेकिन 1 लाख पे जाना बहुत मुश्किल है. हो सकता है कि 1 लाख लगे लेकिन 1 लाख तक जाएगा नहीं. तो एसबीआई का मैनेजर बोलेगा ठीक है सर आप 90,000 रुपीज़ का लोन ले लीजिए, लेकिन कहता है सर मैंने तो बस कहा है कि लग सकता है, हो सकता है कि 90,000 से मुझे ज़्यादा भी लग जाए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? तो एसबीआई बोलता है जब आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपको कितना अमाउंट लगने वाला है तो हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए 1 लाख रुपए का एक कैश क्रेडिट अकाउंट खोल देते हैं. मतलब हम एक अकाउंट खोल देते हैं. उस अकाउंट में क्या होगा कि आपके लिए हम 1 लाख रुपया आपके उस अकाउंट में आपका जो ये होता है जो उसमें 1 लाख रुपए का जो लिमिट होता है हम वो लिमिट लगा सकते हैं, हम वो लिमिट उसमें लगा देंगे. अब जैसा नॉर्मल लोन में होता था कि आपको ये पूरा 1 लाख रुपया एक ही बार में मिल जाया करता था, इसमें वैसा नहीं होगा. हम आपके लिए एक अकाउंट खोल देंगे जिसमें कि 1 लाख रुपया आपका जो मैक्सिमम मतलब पैसा है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं एंड आपको जब भी मन चाहे आप इसमें जितना मन चाहे उतना निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका जो पहला महीना है, पहले महीने में आपको 50,000 का ज़रूरत पड़ा तो आपने 50,000 निकाल लिया. फिर जो दूसरा महीना था, दूसरा महीना में आपने 20,000 रुपया निकाला. फिर तीसरा महीना में आपको सिर्फ 5,000 का ही ज़रूरत पड़ा तो आपने 5,000 रुपया निकाला. तो ऐसे करते करते आपने टोटल मनी कितना निकाला, जस्ट अ सेकेंड,
तो ऐसे करते करते आपने टोटल 75,000 रुपीज़ निकाले हैं। तो आपने ठीक कहा था कि आपको उतना नहीं लगेगा, लेकिन आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे कि बाई चांस अगर 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा लग गया तो मैं क्या करूँगा। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है जहाँ पर पूरा लोन का अमाउंट हमें एक बार में नहीं मिलता है, रैदर क्या किया जाता है कि एक अकाउंट खोल देंगे एंड बोलेंगे आपको जब भी इसमें से जितना मन चाहे आप उसमें से निकालिए, एंड जितना आप निकालेंगे आप सिर्फ उतने के ऊपर में ही इंटरेस्ट दीजिए। अब यहाँ पर 75,000 रुपीज़ ही मैंने इस्तेमाल किया 1 लाख में से, तो मैं सिर्फ 75,000 के ऊपर में ही इंटरेस्ट यहाँ पर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो 75,000 के ऊपर में अगर 10% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाए तो 7,500 रुपया मेरा इंटरेस्ट होता है। वहीं अगर मैं सारा का सारा 1 लाख रुपया एक बार में ले लेता तो मैं चाहे 75 ही इस्तेमाल क्यों ना करूं, मुझे जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपये के ऊपर में देना पड़ता। मतलब मेरा 1 लाख रुपये के हिसाब से 10,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाता। तो अगर मैं सारा पैसा एक बार में ले लेता तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट होता, मैंने बारी बारी से लिया तो 7,500 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो मेरा जो है वो 2,500 रुपया का यहाँ पर बचत हो चुका है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट। ओके, जहाँ पर सारा पैसा एक टाइम पे नहीं दिया जाता है बल्कि एक अकाउंट खोल देंगे एंड बोलेंगे कि इतना मैक्सिमम अमाउंट है, आपको जैसे ज़रूरत पड़ता है आप वैसे ले जाइए। तो पहला जो काम है वो यही है कि आपको एक नॉर्मल लोन मिलेगा जहां पर आप सारा पैसा एक बार में ले जाइए, आपको जैसा मन आप वैसे खर्च कीजिए, एंड जब आप पैसा वापस करेंगे तो पूरे अमाउंट के ऊपर में आपको इंटरेस्ट देना होगा। फिर है कैश क्रेडिट कि पूरा पैसा एक बार में आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए एक अकाउंट खोल देंगे, उस अकाउंट में से आपको जैसा जब सुविधा लगे आप वैसे पैसा उसमें से निकालिए, और जितना आप निकालेंगे आपको सिर्फ उसके ऊपर में ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो एक ये होता है वो होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हैं आप, अब सॉरी मैंने अगर आपको यहाँ पे हैंडसम नहीं दिखाया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ये है आप, ठीक है। आप गए एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, आप गए एक जूते के दुकान में, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा जूता जो है वो रखा हुआ था। ओके, ये जूता नहीं है, आयरन हो चुका है, जो भी है, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया जूता रखा हुआ था। अब आप उस दुकान में 10,000 रुपया ले करके गए थे कि मैं 10,000 का जूता खरीदूंगा। 10,000 का जूता, समझ रहे हैं, 10,000 का जूता कितना होता है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर दुकान में गए तो दुकान में जा करके आपको ये मालूम चला कि वो जो जूता है वो 10,000 का नहीं, वो है 11,000 रुपये का, वो 11,000 का जूता है। तो आप बोले अरे यार, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 ही रुपये हैं। तो वो जो दुकान वाला था वो बोलेगा जाओ पूरे पैसे लेकर के आओ, कल आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये नहीं थे, इसीलिए आप वो काम नहीं कर पाए। सिर्फ 1,000 रुपये ना होने की वजह से आपको वो जूता नहीं मिला। अगर ऐसा चीज़ किसी बिजनेस में होता है तो उसके लिए वो कितना डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको सिर्फ दुकान में जा कर के एक नॉर्मल सा जूता लेना था, वो जूता सिर्फ आप नॉर्मली आपको ले करके आ जाना। लेकिन असली ज़िंदगी में अगर ऐसा होता है कि मैं किसी कंपनी का फाइनेंस या फिर इक्विटी खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर 600-700 के कारण मैं इक्विटी नहीं खरीद पाया, तो वो हो सकता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में एक बैंक हमारा मदद करता है। बैंक बोलता है ठीक है सर, आपके पास सिर्फ 10,000 थे एंड सामान कितने की थी, 11,000 की ना, तो 1,000 रुपये का फ़र्क था, आप चिंता मत कीजिए, ये 1,000 रुपया मैं दे दूंगा। मतलब ये बैंक बोलेगा कि सर ये 1,000 रुपया जो है ये मैं आपके बेसिस पे इसको दे देता हूँ एंड बाद में ये पैसा मैं आपसे खुद ले लूँगा। ओके,
तो ये जो चीज़ कहा जाता है, ये कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब जहाँ पर आपका जो लिमिट है, आप उस लिमिट से ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। यू कैन स्पेंड मोर देन द लिमिट विच यू हैव बीन गिवन, एंड इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब जहाँ पे एक फैसिलिटी दे दिया जाता है कि आप जितना चाहते हैं आप उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं, आप उससे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्चा कर सकते हैं। यही होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है, ये एक बैंक आपको यहाँ पर देता है। ओके, यहाँ पे क्या दिया, इन मेनी केसेस बैंक्स प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू द कंपनीज हु मेंटेन अ current account with the bank. When a company gets an overdraft facility from a bank, this means that the company is allowed to draw checks in excess of the balance standing in the credit account of the extent of the overdraft. अब देखिए, आपका सिंपल सा बात है कि आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपीज़ कैश लेकर के गए हैं तो उस केस में ये नहीं हो पाएगा। आपको बैंक का अकाउंट होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक करेंट अकाउंट होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट के केस में ये अवेलेबल नहीं होता है। मतलब एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जहां से आप अच्छे खासे समय के लिए पैसा निकालते हो, क्योंकि ये जो ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि हर किसी को नहीं मिलता है। बैंक आप पे भरोसा कर रही है कि आप उसे बाद में 1,000 रुपये दे देंगे, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो, और यहाँ पे तो सिर्फ 1,000 रुपये का बात किया गया था, असली लाइफ में तो करोड़ों करोड़ों का ओवरड्राफ्ट होता है, तो उतने रुपए कोई आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगा। तो इसीलिए ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट अगर आपको नहीं पता है तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि बिजनेस हाउसेस के लिए मेनली खोला जाता है, जहाँ पे से उन बिजनेसेस को जब भी पैसा चाहिए वो उस टाइम पे जैसा पैसा चाहिए, जब भी चाहिए, जितना चाहिए, उस तरीके से वो उसमें से निकाल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट हमें मालूम है, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, जहाँ पर हमारा एक सिंपल सा अकाउंट होता है। उसमें अगर किसी ने हमें पैसा दिया तो वो लिखा रहता है कि किसी को हमने पैसा दिया तो वो वहाँ पे लिखा रहता है। ये होता है सेविंग्स अकाउंट। ओके, एंड एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे आपने जो पैसा दे दिया उसे बैंक अपने पास रख लेती है, एंड जब तक कि वो जो हमारा टाइम है, मतलब फिक्स डिपॉजिट एक टाइम के लिए किया जाता है, तब तक वो पैसा उसी में रहेगा। एंड जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, या एक्सपायर नहीं, मोर अगर कहा जाए तो, अगर जब वो मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के टाइम पे वो आपको पैसा भी दे दिया जाएगा, एंड वहाँ से जो इंटरेस्ट है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन सभी को छोड़ के एक अलग अकाउंट होता है जो कि होता है करेंट अकाउंट, जो कि एक तरीके का लोन अकाउंट होता है, जहाँ पर आपके अकाउंट में फिजिकली आपको कोई पैसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर आपका सिंपल एक अकाउंट होता है, उसमें बिजनेसेस को जब भी जितना पैसा चाहिए वो उतना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना, एंड ये एक बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट होता है। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपली ये होता है, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हूँ मैं, ओके, एंड ये है मेरा एक दोस्त। अब मैं अपने दोस्त के पास गया जिसका एक जूते का दुकान है। मैंने कहा मुझे एक जूता चाहिए जिसके लिए मैं तेरे को 5,000 तक देने के लिए रेडी हूँ। अब ये जो मेरा दोस्त है मुझे वो जूता दे देता है। अब जब पैसे देने की बारी आती है तो मैं उसे कहता हूँ कि पैसे वैसे तो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि तुम मेरा दोस्त है, दोस्ती में पैसे नहीं लाने चाहिए। तो वो कहता है दोस्ती अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस है, पैसे दे दे। तो वो कहेगा नहीं यार, पैसे किस बात के, मैं नहीं दे रहा पैसे। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, पैसे तो तेरे को देने ही पड़ेंगे।
तो वो कहता अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तो पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं उस टाइम पे पैसे दे दूंगा। तो ये कहेगा कि तुम मुझे लोन, मतलब मैं तुम्हें एक लोन दूं क्या, बोलेगा वैसा ही कुछ। लेकिन ये कहेगा, मेरा दोस्त कहेगा कि ऐसी क्या गारंटी है कि जब मैं तेरे से वो मांगने जाऊंगा तो तू अपनी बात से मुकरेगा नहीं, मतलब तू ये नहीं बोलेगा कि ना ना मैंने कौन से पैसे लिए हैं। तो इस केस में ये आदमी क्या करेगा, ये बोलेगा अरे ठीक है भाई, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं तेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूँ। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे ये रिटन में लिखा रहता है कि एक चीज़ को किसी दूसरे ने इसे बेचा था और इसने इससे वो खरीदा था, एंड इसको इसके बदले में पैसे देना है। मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट रहेगा जहाँ पे ये लिखा रहेगा कि मैंने अपने दोस्त से एक जूता खरीदा है जिसके बदले में मुझे उसे फॉर एग्जांपल 500 रुपये देने हैं, एंड ये मैं मानता हूँ कि मैंने ये 500 रुपये उसे अभी तक नहीं दिए हैं, इसमें एक डेट मेंशन्ड है, उस डेट को मैं ये पैसे उसे दे दूँगा। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मैं गया दोस्त की दुकान पे, दोस्त ने कहा कि मैं तो तेरे को जूता दे दूंगा लेकिन तू मुझे पैसे दे दे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूँ। मतलब मैं एक कागज़ में ये लिख देता हूँ कि ये जो पैसा है ये मैं तेरे को दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में चल के दूंगा। मतलब यहाँ पे सिंपली मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूँ जहाँ पे मैं ये कबूल करता हूँ कि तूने मेरे को जूता दिया था एंड मैंने तुझे 500 देने का वादा किया था। अब इसमें एक डेट दे दिया जाएगा कि इस तारीख को वो पैसा तुझे मिल जाएगा, एंड ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आपके क्लास 11 के अकाउंट्स में भी था, तो होप आपको ये मालूम होगा। अब अगर आप जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होती है या फिर आपको समझ में आ गया होगा, तो एक रूल जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है वो ये होता है कि इसमें जो मैच्योरिटी डेट मेंशन रहती है, आप उस मैच्योरिटी डेट से वो पैसा, मतलब उस मैच्योरिटी डेट के पहले वो पैसा नहीं मांग सकते हैं। मतलब ये कि अगर इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है कि 20 जनवरी 2023 को मैं अपने दोस्त को ये पैसा देने वाला हूँ, तो इसमें जो डेट मेंशन्ड है, मेरा दोस्त उससे पहले किसी भी हालत में मुझसे वो पैसे नहीं मांग सकता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का रूल होता है कि मैं उसे जिस दिन मैंने उसको पैसा देने का वादा किया है उसी दिन मैं उसे पैसा दूंगा, एंड उससे पहले वो मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकता है। ये इसका रूल होता है। अब यहाँ पे एक बहुत जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सर उसे पैसे की ज़रूरत हो गई तब वो क्या करेगा। व्हाट इफ़ कि उसे पैसों की ज़रूरत है, तो व्हाट विल ही डू। तो उस केस में एक कंसेप्ट है जो कि उसके बहुत काम आ सकता है, एंड वो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि मेरा जो दोस्त है उसे पैसे लेने की बहुत जल्दी है, तो मेरा दोस्त क्या करेगा, एक बैंक के पास जाएगा एंड एक बैंक को जा करके बोलेगा कि सर मैंने अपने दोस्त को एक जूता दिया था जिसके बदले में उसने मुझे 500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन बात यह है कि वो 20 तारीख को एक्सपायर होगा एंड मुझे उसके पहले पैसा चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, आप जो उसका पैसा है वो मुझे आप अभी दे दीजिए एंड बाद में वो पैसा आप उससे ले लीजिएगा। मतलब मैं बैंक को बोल रहा हूँ कि जो पैसा वो मुझे 20 तारीख को देगा वो पैसा आप मुझे आज दे दीजिए, एंड जब 20 तारीख आएगा तो उस टाइम पे वो जो आदमी है वो आदमी वो वाला पैसा आपको दे देगा। तो बैंक बोलेगा चलिए ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं एक तरफ से आपको 500 रुपये दूंगा एंड एक तरफ से 500 रुपये मेरे पास आएंगे, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो ज़ीरो हो गया। तो वो बोलेगा चलिए ठीक है सर, मुझे उससे 500 रुपये मिलने थे, अब क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो आप एक काम कीजिए, आप अभी मुझे सिर्फ 400 रुपये दीजिए
एंड उससे बाद में आप पूरे के पूरे 500 रुपये ले लीजिएगा। तो यही जो कंसेप्ट है इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि आपको जो पैसा जो कि दूसरे से मिलने वाला था वो एक तारीख को मिलने वाला था, एंड आप उस तारीख से पहले वो पैसा किसी भी हालत में मांग नहीं सकते हैं। तो अगर आपको बहुत जल्दी है पैसे लेने की तो आप एक बैंक के पास जा सकते हैं एंड बैंक को बोल सकते हैं कि सर मुझे वो पैसा चाहिए, लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे 100-200 कम दे दीजिए एंड लेकिन मुझे पैसा अभी के अभी दे दीजिए, एंड बाद में जब वो मैच्योरिटी डेट आएगा उस टाइम पे वो आदमी मुझे पैसा ना देकर वो आपको पैसा दे देगा। एंड ये जो कंसेप्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा दिया गया। पहले 500 रुपये बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में मिलने वाले थे और अभी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में मुझे 400 रुपये मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड ये जो होता है ये एक कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है। ओके इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, ओके यहीं तक था। तो देखिए ये जो हमारा बैंक होता है वो बैंक हमें मेनली यही 4 फैसिलिटीज़ देता है। सबसे पहला फैसिलिटी कि वो हमसे लोन लेता है, वो हमको कैश क्रेडिट देता है, वो हमें ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है एंड वो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ के रखा हुआ है कि बैंक का काम होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। तो सर क्या यहाँ पे जो बैंक है वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग। मतलब हम अपने बैंक के लिए हम अपने कमर्शियल काज के लिए, अपने जो कॉरपोरेट कंपनी है उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो वो जो पैसा है, हम यहाँ पे सिर्फ पैसा लाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें बैंक से क्या मिल रहा है, हम बैंक को क्या दे रहे हैं, ये हमारा किसी भी मतलब का यहाँ पर नहीं है। ओके अब जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ से हमारे जो मेन जो कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं वो आते हैं। अब देखिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो होता है उसमें सबसे पहला चीज़ जो कि आता है वो है लोन। एंड लोन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसमें आता है वो है पब्लिक डिपॉजिट। ऐसे और भी बहुत सोर्सेस है, लेकिन जैसे जैसे हम उनको कंप्लीट करेंगे हम वैसे वैसे उनको इसमें ऐड करते जाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला शॉर्ट टर्म सोर्स था वो था लोन, जो कि हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सोर्स है वो है पब्लिक डिपॉजिट। तो आइए देखते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। तो public deposits is a method of raising business finance in which the amount of finance is directly raised from the general public in the form of money deposits in return of payment of interest to the depositor. Any person who has interest in investing in a joint stock company can use this method. Here the person is required to fill a prescribed form and deposit the money he wishes to invest. The joint stock company in return issues a deposit receipt as acknowledgement. The regulation of पब्लिक डिपॉजिट्स इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए पब्लिक डिपॉजिट भी एक सिंपल, मतलब ये भी एक तरीके का लोन ही है। दिस इज ऑल्सो अ लोन। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए फाइनेंस जो होता है वो मेनली 2 ही तरीके का हो सकता है। एक, या तो आप ओनर्स फंड दे रहे हैं, मतलब आप इक्विटी इशू कर रहे हैं, या फिर दूसरा कि आप डिबेंचर दे रहे हैं, मतलब आप लोन ले रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ क्यों ना पढ़िए, वो मोर और लेस लोन और इक्विटी इसी 2 कैटेगरी में वो डिवाइडेड रहेगा। तो जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट है वो भी इक्विटी एंड जो लोन है उन्हीं दोनों के बीच में है। एंड वो किसके बीच में पड़ता है? वो पड़ता है लोन के बीच में। तो जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट है ये क्या होता है कि मान के चलिए ये है हमारा कंपनी। अब कंपनी जो है उसे 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए लाना
शुरुआती कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इक्विटी उसका उतना जल्दी कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो अभी नई नई कंपनी है, उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। जब कोई इक्विटी ही नहीं खरीदेगा तो प्रेफरेंस खरीदने का भी उसमें बहुत कम चांसेस हो जाता है। डिबेंचर्स भी इतना जल्दी उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म का वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। उतना लंबे समय के लिए एक नए कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम लोग ही करते हैं। एंड जो अब अगर बात रहा कि बैंक के थ्रू लोन लाना, कि बैंक से हम कैसे लोन ला सकते हैं, तो देखिए बैंक से लोन लाया जा सकता है, द लोन कैन बी ब्रॉट, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी अभी नई है तो उसको बैंक के थ्रू भी लोन लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है जिसको बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट। अब देखिए ये हमारी कंपनी है, दिस इज आवर कंपनी। अब हमारे देश में बहुत लोग हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब ये क्या करेगी, ये इन सभी के सामने एक ऑफर दे देगी कि हमारे कंपनी को 1 लाख रुपया लोन चाहिए एंड आप आइए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए एंड हम आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। ओके, मतलब ये लोगों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा रही है। ये इसको बोलेगी कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो आइए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए एंड वो पैसे के बदले में आप इंटरेस्ट ले लीजिए। फिर वो इसको बोलेगी आइए इन्वेस्ट कीजिए, बदले में इंटरेस्ट लीजिए। तो ये जब डायरेक्ट पब्लिक के साथ होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब ये भी आपको कुछ हद तक डिबेंचर ही लग रहा होगा, लेकिन डिबेंचर एंड इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो डिबेंचर होता है उसके मतलब वो एक काफ़ी फॉर्मल प्रोसेस होता है, वहाँ पर कोई भी ऐसे आपका नहीं ले सकता है। डिबेंचर खरीदने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एंड बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ती है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में क्या है कि इसमें कोई भी ऐरा गैरा आकर आपके कंपनी में पैसा जमा कर सकता है। तो इसमें सिंपली यही होता है कि आप लोगों के पास जाते हैं, उनको एक ऑफर देते हैं कि सर आइए आप मेरे कंपनी में पैसा जमा कीजिए एंड बदले में इंटरेस्ट लीजिए। तो जब ये चीज़ डायरेक्ट कंपनी से हो जाता है, मतलब सॉरी कंपनी नहीं, जब ये चीज़ डायरेक्ट पब्लिक से करवाया जाता है कि पब्लिक से पैसा लेकर के उनको इंटरेस्ट दे दिया जाता है, तो इसी को पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जनता का पैसा जो कि कंपनी में डिपॉजिट किया हुआ है, द मनी ऑफ द नॉर्मल पब्लिक विच इज डिपॉजिटेड इन द कंपनी, एंड यही होता है पब्लिक डिपॉजिट। ओके, सो होप सो आपको पब्लिक डिपॉजिट समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इसका एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला चीज़ है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ताम झाम नहीं करना पड़ता है। आपको सिंपली एक एडवर्टाइजमेंट दे देना है कि ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी या फिर हमारी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करने जा रही है, जिन जिन को मन है वो आकर के यहाँ पर हमारी कंपनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो पहला एडवांटेज यही है कि इसके थ्रू फंड्स रेज करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इकोनॉमिकल। अब भैया अगर वो सिंपल होगा तो वो सस्ता भी होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ज़्यादा काम हमें नहीं करना पड़ता है, हमें कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है, हमें किसी अंडर राइटर को अपॉइंट नहीं करना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये प्रोसेस भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। एंड इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है नो चार्ज ऑन एसेट्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम पब्लिक डिपॉजिट इशू करते हैं तो हमने भले ही जो लोग हैं उनसे लोन लिया हुआ है, लेकिन हमें इस केस में किसी भी तरीके का जो एसेट होता है उसको चार्ज के रूप में नहीं देना पड़ता, मतलब हमें अपने एसेट्स को गिरवी नहीं रखना होता है। एंड ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इस चीज़ का। वी डू नॉट नीड टू create any charge on our assets, so this is a very great advantage of this कि इससे हमारे assets जो होते हैं वो फ्री होते हैं एंड हमें जैसा मन हो हम उस वैसा asset यहाँ से ले सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद है रिडक्शन इन इनकम टैक्स लायबिलिटी, मतलब इनकम टैक्स में जो है यहाँ पर छूट मिलता है। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट है, मतलब ये जो हम इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं ये किस चीज़ पे दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं एक लोन अमाउंट पे। अब ये लोन अमाउंट पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं,
ये हमारा एक खर्चा है, एंड एक खर्चे के ऊपर में कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर में जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट पे हमें किसी भी तरीके का इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी डोंट नीड टू पे एनी टाइप ऑफ इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि भैया पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा ले आए, अब जब मन चाहेगा तब उस पैसे को हम लोग वापस कर सकते हैं एंड अपने कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन को रोक सकते हैं। आई होप आपको मालूम होगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाना वो ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाता है, एंड ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस हो जाता है क्योंकि इससे कंपनी में एक चीज़ आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं काम चोरी। तो ताकि ये काम चोरी ना हो, इसी वजह से जो हमारा बिजनेस होता है वो क्या चाहता है कि हम जो है ये अपना पैसा वापस कर दें। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये पब्लिक डिपॉजिट में होती है कि जब मन चाहा वो पैसा वापस कर दिया, एंड उससे जो है हमें अपना जो कैपिटल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद है नो डिवीजन ऑफ ओनरशिप। हम क्योंकि ये एक लोन है तो इसमें हमें अपने ओनरशिप को खोने का कोई भी डर नहीं रहता है। देयर इज़ नो फियर कि हम अपने यहाँ पर अपना जो ओनरशिप है वो हम खो देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। हम भले ही अपने जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें कोई वोटिंग राइट्स दे रहे हैं? नहीं। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो डेंजर ऑफ लूजिंग द ओनरशिप। ओके, तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब जिसका एडवांटेज होगा उसका डिसएडवांटेज भी होगा। क्यों डिसएडवांटेज होगा? इसी वजह से क्योंकि भैया कोई भी चीज़ पूरी तरीके से एडवांटेजियस नहीं होती है। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनरिलायबल सोर्स। सोर्स तो अच्छा है लेकिन इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें पैसा कौन जमा कर रहा है, हु आर इन्वेस्टिंग, इसमें जनरल पब्लिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल एक आम आदमी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब ये जो आम आदमी होता है ये आम आदमी बहुत मतलब आम आदमी के साथ डील करना दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स से पैसा ले रहे हैं जो कि प्रोफेशनली इन्वेस्टर्स हैं, इफ़ यू आर एक्वायरिंग मनी फ्रॉम, अगर आप उनसे पैसा ले रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, तो इन्वेस्टर से पैसा लेने में किसी भी तरीके का आपको मतलब उसमें झंझट कम होता है, क्योंकि जब मार्केट अगर डाउन भी होता है तो भी ये इन्वेस्टर्स इस बात को समझते हैं कि हाँ भैया अभी मार्केट डाउन चल रहा है, इसी वजह से इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। बट फिर भी वो ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक होता है वो इतना कुछ नहीं समझ पाता। नॉर्मल पब्लिक को अगर आप ये समझाएंगे कि सर मार्केट अभी डाउन है इसी वजह से हम उतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे या फिर हम आपका रीपेमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो लोग इतनी बातें नहीं सुनते हैं। एक जो नॉर्मल पब्लिक होता है उसे बस इसी चीज़ से मतलब होता है कि भैया मेरा फ़ायदा तो हो रहा है ना। तो अगर मार्केट में कोई र्यूमर फैल जाता है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी ठीक तरीके से इंटरेस्ट नहीं देती है, या फिर कंपनी का एक बैड इमेज हो जाता है, और या फिर अगर वो जो नॉर्मल पब्लिक है उसे ये लगता है कि हम जो पैसा है वो अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, मतलब किसी भी कारणवश अगर नॉर्मल पब्लिक जो उसे कंपनी पे शक होता है कि कंपनी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। क्योंकि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो तो भैया सब कुछ कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करता है, उसे रिस्क एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर ध्यान में उसको समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक उतना समझने नहीं जाएगा, उसे जैसे ही ये भनक लगेगी कि ये जो कंपनी है ये मतलब फ्रूटफुल नहीं है तो वो अपना इसमें से हटा लेगा। ओके, फिर इसके बाद रिस्क टू इन्वेस्टर्स। अब देखिए इसमें से जो पैसा जो कि हम मतलब जो यहाँ पर जो भी पैसा हम देते हैं उसके बदले में किसी भी तरीके का चार्ज क्रिएट नहीं किया हुआ रहता है। देयर इज़ नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी कोई भी एसेट गिरवी पे नहीं रखती है। तो अगर इसमें किसी का पैसा डूब गया तो वो डूब गया, वहाँ पर किसी भी तरीके से वो पैसा वापस नहीं लाया जा सकता है। ओके, फिर है प्रोसेस नॉट मच बेनिफिशियल फॉर न्यू कंपनीज एंड कंपनीज विद अनसर्टेन अर्निंग्स। अब देखिए
मैंने तो कह दिया कि नई कंपनीज इसके लिए जा सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ एंड थियोरेटिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। असली लाइफ में, क्योंकि मैंने जो कि सिंपली आपको कहा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जो नॉर्मल पब्लिक, जो कि आम जनता होती है, वो इन्वेस्ट करती है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नखरे वाली होती है, तो सिंपल सा बात है कि जो नए कंपनीज होंगे उनके लिए भी ये उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नई कंपनी है। किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो भी इन्वेस्ट करने से पहले 2-3 बार सोचेगा। तो इन्वेस्टर अगर इतनी बार सोच रहा है तो एक नॉर्मल पब्लिक तो उससे बहुत बार ही सोचेगा। तो इसी वजह से ये जो प्रोसेस है ये उन कंपनीज के लिए ठीक नहीं है जो कि मार्केट में या तो नई आई हुई है या फिर उनमें कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, मतलब दैट इज़ अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी वाली कंपनीज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें टोटली पैसा जो है वो कंपनी के मूड पे डिपेंड करता है। ओके, फिर इसके बाद है लिमिटेड रेंज ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब इसके थ्रू जो फाइनेंसिंग किया जाता है वो बहुत लिमिटेड होता है। अब देखिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म का सोर्स है, तो इससे अगर आप ये चाहेंगे कि मुझे कंपनी के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए एंड ये 100 करोड़ रुपया मैं पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ले आऊँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इस प्रोसेस से बहुत कम फाइनेंस लाया जा सकता है, मतलब जो छोटी कंपनीज होती है वो चाहे तो इस प्रोसेस के थ्रू पैसा ला सकती हैं, लेकिन ये प्रोसेस के थ्रू आप बहुत पैसा ले आएंगे ऐसा नहीं होता है। ओके, एंड फिर है प्रोसेस नॉट मच अपीलिंग टू इन्वेस्टर। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें नॉर्मल पब्लिक इन्वेस्ट करता है। अब नॉर्मल पब्लिक ये अगर देखने जाता है, अगर किसी को भी ये समझ हो जाता है कि भैया पैसे भी लगा दिए कंपनी में, कोई ना ही कोई वोटिंग राइट्स मिलेगी, ना ही अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही हमें यहाँ पर कोई मतलब एसेट के ऊपर में कोई चार्ज मिल रहा है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो इस प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत कम ही इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ओके, तो क्योंकि ये उतना ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता नहीं है, इसीलिए ये डिसएडवांटेजियस हो जाता है। क्योंकि जब ये लोगों को ही नहीं खींचेगा तो फिर ये कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। ओके, अब देखिए ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ट्रेड क्रेडिट मतलब आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में जो लोन आपको दिया जाता है। अगर आप कभी कोई दुकान पे जाते हैं, कोई भी दुकान क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ग्रोसरी शॉप लेते हैं, ग्रोसरी शॉप जहाँ पर मतलब जो बिस्किट्स होते हैं, चनाचूर होता है, दालमोट होता है, वो सब मिलता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो जो शॉप का ओनर होता है वो जब भी होलसेलर से सामान लेता है तो वो कभी भी उसे पूरा पैसा एक ही बार में नहीं दे देता है। ही डज नॉट गिव द होल अमाउंट टू दी होलसेलर एट वंस। ये एक होलसेलर है जो कि उसकी दुकान पे आता है, वो सिंपली अपना माल उसके यहाँ पर रख के चल जाता है एंड बोलता है कि भाई मैं पैसे 2-3 दिन बाद लेने आऊँगा या फिर 1 महीने बाद ये पैसा मैं लूँगा। तो यहाँ पे एंड ये होलसेलर का मतलब ये एक तरीका ही है जिसके थ्रू होलसेलर्स अपना बिजनेस करते हैं। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि होलसेलर जो है वो एक ही बार में पैसा ले रहा है। होलसेलर्स यही करते हैं कि वो जो अपना माल है वो माल वो अपने जो मतलब उनका जो कस्टमर है जो कि रिटेलर है, वो रिटेलर को वो सामान दे के आ जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाकर वो पैसा वो उनसे लेते हैं। दे 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 गेट देयर मनी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है, इससे भी हमारे कंपनीज को पैसा ही मिलता है। तो अब आप बोलेंगे सर पैसा कहाँ मिल रहा है? डायरेक्टली पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली तो मिल रहा है ना। अगर ये होलसेलर बोलता लो भैया 1,500 का सामान दे रहे हैं, 1,500 रुपया हमें ला करके दो, एंड अगर ऐसा हो जाता तो ये जो आदमी है ये आदमी का 1,500 रुपया उसी टाइम पे चला जाता। बट क्योंकि ये होलसेलर ये बोल रहा है कि भैया इसके थ्रू जो हमारा मतलब आज सामान ले लो, पैसे 4-5 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद दे देना, तो इससे क्या हो रहा है कि उस समय के लिए
इस आदमी का पैसा इसी के पास रह रहा है। ये 1,500 रुपया जो कि उसे दे देना पड़ रहा था, वो 1,500 रुपया उसे अभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो प्रोसेस है, ये इसके लिए एक फाइनेंस का ही सोर्स यहाँ पर हो चुका है। सो दिस इज ऑफ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली भले ही कोई पैसा नहीं मिलता हो, होलसेलर हमें आके पैसा नहीं देता है, लेकिन क्योंकि वो हमसे पैसा बाद में लेता है, तो उस समय के लिए, फॉर दैट पीरियड ओनली, ये हमें एक इन्वेस्टमेंट ही करके जाता है, क्योंकि उसने हमसे पैसे नहीं लिए, तो अब हम उसको देने वाला पैसा को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ट्रेड क्रेडिट और मर्चेंटाइल क्रेडिट, आप इसको मर्चेंटाइल क्रेडिट भी कह सकते हैं, इज द ट्रेड क्रेडिट विच इज एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म एज इंसिडेंटल टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक बिजनेस जो होता है वो दूसरे बिजनेस को ये देता है, वन बिजनेस गिव्स दिस टू अनदर बिजनेस, जिसमें क्या किया जाता है कि जो सामान होता है उनको लोन पे या फिर उनको उधार पे दिया जाता है। इसका अगर सिंपल हिंदी में मतलब निकालने जाए तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार पे सामान लेना। एंड ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक के लिए किया जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। अब ट्रेड क्रेडिट का एडवांटेजेस क्या होता है, देखिए मैं आपको एक यहाँ पे टिप दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पे आप जो कि चीज़ देख रहे हैं कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर पूछा गया है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो अगर आप यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो चैप्टर है इसका शायद 4 या 5 लेक्चर्स होगा, या फिर 6-7 मैक्सिमम 7 लेक्चर होगा। तो अगर आप इन 7 लेक्चर्स को 2-3 बार देखते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर में ही हैं। एंड इससे भी ज़्यादा बड़ा बात ये है कि लगभग में हर किसी का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत हद तक सिमिलर है, मतलब 80% जो है वो सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे किसी भी सोर्स का अगर हम लोग एडवांटेज का बात करें तो अगर मुझे वो याद नहीं भी है तो भी मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। जैसे सिंपल, इससे पैसा लाना आसान है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पैसा लाना आसान होगा तो उससे जो मतलब तो वो सस्ता भी होगा, मतलब वो इकोनॉमिकल भी होगा। ओके, इक्विटी शेयर को छोड़ करके हर एक में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप नहीं जाता है, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इसमें कहीं भी नहीं जाता है, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो कि आप अगला पॉइंट है जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं वो होता है जैसे शॉर्ट टर्म सोर्सेस के यहाँ पर क्या होता है, नो चार्ज ऑन एसेट्स। तो ऐसे अगर आप देखें तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि लगभग हर एक सोर्स में कॉमन है, एंड 2 पॉइंट तो है ही है जो कि कॉमन है, वो है नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, एंड इसके बाद जो और एक पॉइंट आता है वो होता है सिंपल एंड कन्वीनियंट, जो कि हर एक पॉइंट में हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको बाय हार्ट नहीं याद है, मतलब या फिर बाय हार्ट तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपको वो याद नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो मतलब अगर आप 2-3 बार बस लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आपको खुद माइंड में एक क्लियरेंस आ जाएगा कि ये चीज़ एडवांटेजेस में हर किसी में है एंड ये चीज़ डिसएडवांटेजेस में हर किसी में है। ओके, तो आइए ट्रेड क्रेडिट का एडवांटेज देखते हैं। पहला है सिंपल एंड कन्वीनियंट, बहुत आसान है। ट्रेड क्रेडिट में बेसिक कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली वो हमारे दुकान पे आएगा, हमें सामान दे करके जाएगा एंड हम उसे 2-3 दिन बाद पैसे ले लेंगे। बस एक रिकॉर्ड बुक में लिख लेंगे कि भैया इतना पैसा आया, इतना का सामान आया तो इतना का पैसा देना है, बस इतना ही करना पड़ता है। कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अलॉटमेंट, कोई भी कॉल मनी, कोई भी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी यहाँ पर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पैसा आया, पैसा
सॉरी सामान आया पैसा गया, बस यही इसमें होता है। फिर है कंटिन्यूअस फाइनेंसिंग सोर्स। अब देखिए ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है ना, ये अगर आपका रेप्यूटेशन एंड गुडविल बहुत अच्छा है, मतलब आप अगर अच्छे आदमी हैं या फिर आपका फर्म जो है वो अच्छा है, तो ये आपके लिए एक परमानेंट सोर्स बन जाता है। यूँ तो देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म सोर्स है, क्योंकि इसका जो मेच्योरिटी होता है वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है। लेकिन उससे भी बड़ा बात यह है कि अगर आपका गुडविल है तो आप इस टेम्पोरेरी सोर्स को भी परमानेंट सोर्स बना सकते हैं, जो कि बहुत केसेस में देखा जाता है कि बहुत होलसेलर्स एंड रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो कि 10-10 20-20 साल से एक दूसरे को सामान दे रहे हैं एंड एक दूसरे से पैसा का एक्सचेंज कर रहे हैं। वो क्यों इतने लंबे समय तक चल पाता है? क्योंकि यहाँ पर गुडविल होता है। उस होलसेलर को ये बात मालूम रहती है कि अगर मैंने इससे ये पैसा, मतलब अगर मैंने इसको लोन दिया तो ये पैसा जो है ये मुझे वापस करेगा ही करेगा। तो इसी वजह से गुडविल के कारण ये एक परमानेंट सोर्स है जो कि बन जाता है। ये हम लोग कहाँ आ गए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिर है नो इंटरेस्ट पेएबल। देखिए आप ट्रेड क्रेडिट में आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा होता है क्या कि रिटेलर ने 1,500 का सामान उससे उधार पे लिया, तो जब वो सामान पे करेगा तो वो 1,500 के साथ साथ 5% 6% इंटरेस्ट देगा? नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग गया तब तो कोई देगा ही, तब तो बोलेगा ना भाई ना, तू 2-3 दिन बाद हमसे इंटरेस्ट का भी पैसा लेगा, एक काम कर अभी ही सारा पैसा ले ले। तो इस पर किसी भी तरीके का हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है। फिर है नो चार्ज ऑन एसेट, जो कि सिंपल सा बात है कि इसमें किसी भी तरीके का एसेट यहाँ पे जो है वो चार्ज पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई लोन नहीं ले रहे हैं। सिंपल सा बात है कि वो मुझे सामान दे करके गया है एंड मैं उसे कुछ दिनों बाद वो पैसा दे दूंगा। ओके, तो इसमें किसी भी तरीके का एसेट के ऊपर में चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ओके, फिर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होता ही है कि अगर यहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा लोन पे, मतलब इसको लोन ही कहा जाएगा एक तरीके से, लेकिन हम अगर बहुत ज़्यादा पैसा एक ही बार में ले रहे हैं, मतलब हमारा जो होलसेलर है वो हमें हर महीना 15,000 का सामान दे रहा है, जबकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मेरा 15,000 का सामान है इतना बिक ही नहीं रहा है। सामान बिक रहा है सिर्फ 10,000 का, बाकी का 5,000 रुपया का जो सामान है वो खराब हो रहा है। तो ऐसे केस में आप उसको बोल सकते हैं कि भैया एक काम करो, अभी सिर्फ 10,000 का ही सामान दो, जो कि बहुत केसेस में होता है। जो होलसेलर्स होता है वो ज़बरदस्ती अपना सामान बिकवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जा रहा है जो कि आपके लिए डिसएडवांटेजियस है, तो आप उसको यहाँ पर ये कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हेल्प्स टू इम्प्रूव बिजनेस रिलेशंस। अब एक बात जो कि मैं आपको ये दे देना चाहता हूँ, जो कि टिप के थ्रू दे देना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए बिजनेस में क्या होता है, ये 2 आदमी बिजनेस में होते हैं, ठीक है। बिजनेस में 2 आदमी होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। सेलर क्या करता है, बायर को कुछ सामान देता है एंड बायर क्या करता है, सेलर को पैसा देता है। इसी को हम लोग बिजनेस बोलते हैं, जहाँ पर एक चीज़ को खरीदा, एक चीज़ को बेचा जाता है। लेकिन असली बिजनेस अगर मेरी बात माने तो असली बिजनेस वो नहीं है जहाँ पर हम उसको पैसा दे दें एंड वो हमें सामान दे दे। ऐसा नहीं होता है। मतलब ये तो बिजनेस है ही, लेकिन असली बिजनेस हम सिर्फ इसको नहीं कह सकते हैं कि मैं उससे पैसा दे दूंगा एंड वो मुझे सामान दे देगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब ये इसको पूरी तरीके से बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तो असली बिजनेस को हम लोग किसको बोल सकते हैं? असली बिजनेस हम उसको बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोगों से भरोसे के तौर पे सामान ले सकते हैं। मतलब बायर जो है वो होलसेलर से इस भरोसे पे, मतलब बायर होलसेलर को पैसा इस भरोसे पे दे सकता है कि भैया मैं तुम्हें आज ही पैसा दे रहा हूँ, लेकिन ये सामान तुम मुझे फ्यूचर में दोगे ही दोगे। इस भरोसे पे अगर बायर से सेलर को सामान, अगर बायर सेलर को जो है वो पैसा दे दे,
और सेलर जो है वो बायर को सामान इस भरोसे पे दे कि भैया सामान आज ले जाओ, पैसा 2-3 दिन बाद दे देना। तो जब क्रेडिट के बेसिस पे बिजनेस होने लग जाता है तो वो होता है रियल बिजनेस। क्योंकि अगर ऐसा है कि सामान दो पैसा लो, अगर ऐसा है तो ये तो हर एक दुकान में होता है। लेकिन जिस दुकान में ये चीज़ है कि सामान आज ले जाओ और पैसे बाद में देना, या फिर पैसे आज ले लो सामान बाद में देना, तो वो होता है एक असली बिजनेस। एंड ट्रेड क्रेडिट में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इससे जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होता है। अगर एक होलसेलर एक रिटेलर को सामान देता है, अब रिटेलर सामान भी ले लेता है, पैसा भी ठीक से दे देता है, तो ये इसको भरोसा रहेगा इस पे कि भैया ये अच्छा आदमी है, ये हमसे पैसा भी, ये हमारा पैसा भी टाइम पे दे देता है एंड सामान भी ले लेता है। ये भी सोचेगा कि भैया ये अच्छा आदमी है, ये मेरे को सामान भी दे देता है, पैसे भी बाद में ले लेता है। तो इससे जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। एंड बिजनेस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रिलेशन। अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा सामान क्यों ना बेच लो, आप मार्केट में नहीं चल सकते हैं। तो ये जो रिलेशंस होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। ओके, अब जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होगा। ओके, तो सबसे पहला बात तो ये है भैया कि ओनली ए एप्लीकेबल टू रेप्यूटेड फर्म्स, जो कि सच में ऐसा होगा जिसका रेप्यूटेशन मार्केट में अच्छा होगा, उसी के ऊपर में ये लागू होगा, उसी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। जो कि जिसका रेप्यूटेशन उतना अच्छा नहीं है वो इतना जल्दी इससे फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है, तो उसको भला कोई लोन पे पैसा या फिर क्रेडिट पे पैसा देगा ही क्यों। तो ये सिर्फ रेप्यूटेड फर्म्स को अवेलेबल होता है, हर किसी को ये नहीं मिलता है। ओके, फिर है प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अब भैया वो हमें सामान दे रहा है, मैं उससे पैसा दे रहा हूँ, एंड दोनों ही मक्खन की तरह चल रहा है। तो अगर मक्खन बहुत ज़्यादा लगा देना तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो अगर ऐसे ही अंधाधुंध बिजनेस होता गया, उससे मैं सामान लेता गया, उसको मैं बिजनेस देता गया, उससे मैं सामान लेता गया, उसको मैं पैसा देता गया, तो इससे क्या होता है, इससे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, जो कि हम बहुत बार देखते हैं कि क्योंकि वो हमारा सामान जो है वो सामान के बदले में हमसे ऑन द स्पॉट पैसा नहीं ले रहा है। सो इसकी वजह से हम हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा सामान ले लें, जो कि बहुत केसेस में होता है कि बहुत रिटेलर्स क्या करते हैं, खासकर ये खाने पीने की चीज़ों में होता है कि वो जब एक ही बार में बहुत सारा सामान ले लेते हैं, लेकिन अब खाने पीने का सामान है वो तो ख़राब होगा ही एक टाइम के बाद। तो जैसे ही वो ख़राब हो जाता है उसके बाद सिंपली उनको वो सामान को फेंकना पड़ता है, या फिर वो सामान ये हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें लोग देखते नहीं है कि कितना कितना सामान वो ला रहे हैं, वो सिंपली वो जितना भी सामान है वो सिर्फ लाते जाते हैं। इससे जो कंपनी है वो ओवर ट्रेड करती रहती है। ओके, फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया अगर आप चाहेंगे कि आपका जो आपका वेंडर है वो आपको करोड़ों रुपए का सामान दे दे उधार पे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी से मशीन खरीदते हैं तो आप बोलेंगे भैया मैं 100 करोड़ की मशीन खरीदने के लिए रेडी हूँ, बस शर्त ये है कि मैं तुमसे मशीन तो ले लूँगा लेकिन पैसे 2-3 दिन बाद, 2-3 महीने बाद दूंगा। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। रिस्क है भैया कि जिसको यहाँ पर एडवांस में या फिर जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं उसको मतलब उसका पैसा हो सकता है कि डूब जाए। ओके, पैसा डूबने का डर है। होलसेलर रिटेल को सामान तो दे रहा है, लेकिन अगर रिटेलर ने सामान का पैसा वापस नहीं किया, तब अगर नहीं किया तो अगला पॉइंट होगा जो कि है उसको लॉस झेलना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट है, बट जब हम लिखने जाएंगे तो हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं उतने ज़्यादा अच्छा होगा। फिर लॉस ऑफ गुडविल एंड बिजनेस रिलेशंस। भैया इतने सालों से हमारा रिलेशन था कि मैं उसे उधार पे सामान देता था, वो मुझसे सामान लेकर के बाद में पैसे देता था। ऐसे करते करते हमने 5 साल 10 साल 20 साल हमने ऐसे बिजनेस किया, लेकिन एक ऐसा चीज़ हो गया बस 2 साल के अंदर ही अंदर एक ऐसा चीज़ हो गया जिसकी वजह से
अब वो ना ही मुझसे वो सामान, मतलब वो मुझसे सामान तो ले लेता है लेकिन पैसे ठीक से नहीं देता है, कम पैसा देता है। तो इतने सालों तक जो गुडविल बना करके रखा था वो कुछ ही मिनटों में वो चकनाचूर हो सकती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ, जो कि हमारा आज जो हमने पढ़ा वो है कि ये कमर्शियल बैंक हमें क्या क्या देता है, फिर हमने पढ़ा कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, एंड फिर हमने पढ़ा कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। सो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ। एंड यस, मैं आज का वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है तो हम सिंपली आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज वो एडवर्टाइजमेंट भी मैं नहीं दूंगा। बस आपको मालूम है कि अगर आपको आपका जो बुक है वो आपके लिए एक उड़ान जैसा है, उसमें आईएससी क्लास 12 कॉमर्स का हर एक चीज़ है। तो अगर आप वो बुक खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे में व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए एंड हम वो आप तक डिलीवर करवा के दे देंगे। उसका दाम है 225, लेकिन अभी वो डिस्काउंट पे सिर्फ आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा। सो अगर आप उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर जरूर चेक कीजिएगा। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर इससे कोई वैल्यू एडिशन हुआ होगा, अगर आपको हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड नीचे में अपने डाउट, सजेशंस, कमेंट, रिव्यूज़ कुछ भी आप नीचे में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिएगा अपना। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।